हेलो एवरीवन। तो आज मैं इसमें कराने वाली हूँ आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पीवाईक्यू कंप्लीट। हम एनालाइज करेंगे कि कैसा था पेपर का लेवल। कुछ लोग डर में हैं, अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, तो ये हम देखेंगे पेपर के थ्रू। और आपको मेरे ये वीडियो प्लीज़ पसंद आ रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि जल्दी से मुझे आपके लिए पीडीएफ अरेंज करने में भी टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करी हूँ। लेकिन आप लोग ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर करना ही अपना कोई फीडबैक दे रहे हैं कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं मेरी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ। मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं 34 साल का पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट कराऊंगी आपको, तो उसके लिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम 2024 का कर ले रहे हैं, 2023 करा चुकी हूँ, 2022 भी करा चुकी हूँ, तो दोनों जाके आप देखिए। ये अभी तीसरा है। इससे क्या है कि अभी अगले महीने 2 महीने बाद पेपर लगा हुआ है, आपको एक अनुमान पता चल जाएगा। जो लोग हवा हवाई एकदम, कुछ भैया लोग एकदम बुद्धिमान बन के लोगों को भटकाव करते हैं ना कि पेपर का लेवल ये है वो है, लक्ष्मीकांत पूरा रीड कर लो, वो वाली किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो अभी रियलिटी क्या है वो हम देखेंगे कि क्या पढ़ना होगा और क्या नहीं पढ़ना होगा, वो मैं उसके बाद में बताऊंगी। पहले वीडियो बना लेते हैं थोड़ा, क्योंकि चीज़ों को रियल ऑब्जर्व करना है आपको, पहले से ही नहीं। तो पहले हम पेपर के थ्रू गो थ्रू होते हैं कि क्या पूछा गया है, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये पूछा गया। देखो हिस्ट्री वाले प्रश्न तो पर्सनली मुझे तो बड़े टफ लगते हैं। मुझे सम ज़्यादा डीप पूछ ले वो प्राचीन इतिहास वाले, तो मेरी तो समझ से बाहर हो जाते हैं। मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ के पीछे हट जाती हूँ। देखो इनमें क्या है कि इसमें सीक्वेंस लगाना था कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ, जो एकदम भाई हिंदी जिनका उनका इतिहास स्ट्रांग होगा, जिनको सीक्वेंस पता होगा, आसानी से इसको लगा। ये कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं था, इजी था। ठीक है, ऑब्जर्व करते रहना और ये आया कहाँ से वो भी देखते रहना। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। दोनों सही हैं, ठीक है। अगला है आपका कि बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों के आरोही कला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको दिया है कि बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन, इनका कालक्रम आपको बताना है कि क्या क्या था। तो ये देखो इतिहास वाले क्वेश्चन ना किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा टफ होते हैं, स्पेशली पीसीएस की परीक्षाओं में ना। हमारे यूपी पीसीएस में बहुत ज्यादा प्राचीन इतिहास वाले जो भी प्रश्न रहेंगे ना, वो टफ रहते हैं। तो इसको देख के एकदम डर मत जाना कि यार इतना टफ पूछ लिया और इस एकदम अभी कोई भारी भरकम सी किताब उठा के इन प्रश्न को कवर करने लग जाओ। तो 2, 4, 10, 15, 20 क्वेश्चन रेयर होते हैं हर एग्जाम में, जो किसी से नहीं बनने वाले हैं, उसको सब छोड़ते हैं। तो कुछ प्रश्न छोड़ने भी होते हैं, सारे करने ही नहीं होते। तो अगला है आपका बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका एक सही था, कौन सा, कि अकबर ने बैरम खां को खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे ये सही है। आगे है यहाँ पे जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर किसी निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इनको व्यवस्थित किया गया है कि पहले आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका है बिहार, फिर आपका है पश्चिम बंगाल एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किधर है। सिंपल है, कोई अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टफ प्रश्न आया होगा। यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका मानव विकास रिपोर्ट। एक मिनट रेड वाला ले लेती हूँ। पहला है आपका मानव विकास रिपोर्ट, दूसरा है आपका विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, तीसरा है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट और चौथा है आपका विश्व उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो यहाँ पे ये ऐसे इनको मैच कराया गया है कि जो पहला वाला है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, आपका यूएनडीपी। ठीक है,
विश्व आर्थिक दृष्टिकोण कौन जारी करता है? IMF। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड। ठीक है, जिसको व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका UNEP। ठीक है, तो अभी तक तो आप एकदम ऑब्जर्व करते रहिए, बहुत टफ लेवल नहीं था। देखो यार, आधे बच्चे ने क्यों फेल हो गए कि आयोग ने कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दी, कुछ नहीं पता, 20 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, रिजल्ट निकाल दिया। जिसकी किस्मत ठीक थी भाई वो पास हो गया, जिसकी लंका लगनी थी उसकी लग गई। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई सीक्वेंस, कोई डिसिप्लिन, कुछ समझ ही नहीं आया किया क्या है आयोग, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था। फिर बाद में जो भाई पास हो गए तो वो एकदम भाई अब पेपर बहुत टफ था, ये था वो था, इजी लेवल था, कॉन्सेप्ट था, वो था। तो हम सारे ऑब्जर्व करेंगे इसमें, और अभी 25 के लिए आप लोग को तैयार भी करना है, मुझे बताना है कि क्या पढ़ना है आपको। तो फालतू में जो लोग डरा रहे हैं ना वो फेल करवा देंगे, सुनना मत उनको। और कुछ लोग कह रहे हैं निकल गया ना तो ज्ञान बड़ा बड़ा देते हैं। आप जानते हो इंडिया में ज्ञान फ्री में होता है, आराम से एकदम एडवाइस देते हैं भारी भरकम, जो जो रियल में होती नहीं। आप टॉपर्स को सुनते हो, टॉपर बनने के बाद उनकी बातें कुछ हवा हवाई हो जाती है, रियल तो लगती नहीं है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लास्ट वाली है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ये योजनाएं कब आई थी, उनका उनकी डेट के हिसाब से उनको सीक्वेंस आप में लगाना था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब ये आप लगा लेना। ठीक है, सबसे पहले आई थी आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, फिर दूसरे नंबर पर है आपकी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, पहले उसके बाद में तीसरे पर है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और सबसे लास्ट में आपकी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। अगला है आपका निम्नलिखित सूचियां 1 और 2 को अर्थशास्त्रियों के नाम तथा उनकी पुस्तक को क्रम दर्शाती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर सही बताइए। सूची सुमेलित करना है, किसकी पुस्तक किसने लिखी थी, सारे इसमें एकदम सही सीक्वेंस में दिए हुए हैं। पहली वाली इसका यही है, जैसे मिडल की है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप रीजन। उसके बाद में हर्समैन की है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्डर की है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये आपका डायरेक्ट दिया हुआ था वहीं से। अब आपको दिखाती हूँ, जो भी टफ लेवल होगा मैं बताऊंगी। यहाँ पे क्या है देखो, परिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है, जो सही नहीं था वो ये नहीं था। ठीक है, आपको क्या राइट फाइंड करना था। यहाँ पे ये आपका राइट था नहीं, तो राइट क्या है यहाँ पे, जैसे कि प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं एक व्यापक परिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं। प्राकृतिक और परिस्थितिकीय तंत्र के परिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजाति की अधिक संख्या हो जाती है। सही है, यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे तीनों क्या थे, ये राइट थे। अभी पेपर आप लेवल देखते चलना को क्या लेवल है पेपर का, बाद में मैं तो आप लोग को बताऊंगी। अभी आप अपना दिमाग लगाना कि क्या है, क्योंकि हवा हवाई बातें ना आप मुझ पे बिलीव करो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। सिमलीपाल, नौक्रेक, अगस्थ्यमलाई, मानस, यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं, इनको मैच कराना है। जैसे कि सिमलीपाल आपको पता है उड़ीसा, नौक्रेक आपका मेघालय, अगस्थ्यमलाई आपका केरल, मानस आपका असम। ठीक है, अगला है आपका वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सही थे। अगला है, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आया है कि पादप जगत, संघ, वर्ग और गण। मतलब कि पहले कोई पादप समुदाय होगा, उस समुदाय से फिर एक संघ बनेगा, संघ से उसको फिर वर्ग में बनाया जाएगा, वर्ग से फिर वो गण में विभाजित होगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, बार बार बोल रही हूँ शेयर करना।
अब है आपका जस्टिस पार्टी के बारे में क्या है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं। जैसा कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर कह दिया था। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मौलवी मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। नहीं पता था थोड़ा। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का लेवल टफ है, नहीं पता, इजिली नहीं पता है। बहुत किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है क्या किस पार्टी ने क्या बोला था। जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है थोड़ा सा टफ लेवल है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, छोड़ दो भैया, नहीं पता है तो एकदम हथेली पे सरसों लेके बैठे नहीं रहना है कि नहीं नहीं ये प्रश्न तो हम बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो वैसा नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन है, 100 ही सही करने हैं, ज्यादा नहीं। उसमें बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे बिना टेंशन के। वर्क एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्क्स एवं पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। दूसरा है कि इस पार्टी का उद्देश्य था कांग्रेस के अंतर्गत ही एक काम करना जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इसका ये वाला राइट है। जिसको पता था सही है, नहीं पता था कोई इशू नहीं है। नहीं पता, सारे प्रश्न पते थोड़ी होते हैं। आपको एकदम वो थोड़ी बनना है, एक्सपर्ट थोड़ी बनना है, पेपर पास करना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्या है, इनको सीक्वेंस में लगाना था। जैसे कि सबसे पहले ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका इंडियन सोसाइटी, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन। तो ये सीधा सीक्वेंस में लगे हुए थे, इनको सीक्वेंस में लगाना था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में लगाना था। आरओ में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आए थे, तो बहुत आसान है, आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या था, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ था। दूसरे नंबर पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तीसरे नंबर पे कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। उसके बाद में स्थायी भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में आपको। अगला हम देखेंगे यहाँ पे कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट राइट है। जैसे कि बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालवारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ठीक है, न पता हो, ठीक है, न पता हो कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ो। माना हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से टफ रहेंगे, तो थोड़ा अपने हिसाब से खेलो। अदर सेक्शन भी आपको दिए हुए हैं, उन पे आप ज्यादा ध्यान दो। क्यों ऐसी जगह आप अपना समय लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवाजी को बड़े देशमुख के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि। ऐसे प्रश्न को बिकॉज लगा के आपको सॉल्व करना चाहिए हमेशा। क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो क्या दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है और व्याख्या भी आपकी एकदम राइट है। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। तो उसका कारण था कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होना। अगला है अशोक के संदर्भ में क्या सही है, देखेंगे कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी थी वह राहुल वासद सूत्र ली थी। अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी दल की नियुक्ति की थी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, हिस्ट्री का थोड़ा सा डेप्थ है तो कोई इशू नहीं है। 20 क्वेश्चन थे, 15 तो बना ही लोगे ना। इतने तो आसान देख ही लिए होंगे कि 15 तो इजीली बने थे, 5 ही तो ऐसे थे तो दिमाग खराब कर रहे थे। और 5 पे आपको हथेली पे सरसों लेके नहीं बैठ जाना है कि ना पहले इनको सॉल्व कर ले, चाहे पूरा 2 घंटा खत्म हो जाए, पहले ये सॉल्व करना है। तो ऐसे नहीं सोचना है, बहुत इजी टू माइंडसेट से जाना है। बहुत हार्ड माइंडसेट से एग्जाम हॉल में नहीं बैठना चाहिए। बहुत इजी वाले, बहुत इजी थिंकिंग, लाइक हाँ चलो ठीक है, नहीं हो रहा है आगे बढ़ते हैं, बाद में देख लेंगे, बनता है ठीक है, नहीं बना कोई इशू नहीं, और भी देखते हैं। ठीक है, ये वाला माइंड से हमेशा रखो एग्जाम में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आपको मैच कराना है अनुच्छेद से कि अनुच्छेद यहाँ पे ये आपका रॉन्ग है, ये वाला आपका रॉन्ग है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये वाला आपका रॉन्ग है। यहाँ पे ये राइट आपके दिए हुए कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। यहाँ पे आपके दोनों सही है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। कैसे? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों का कोई इसमें वो नहीं होता। राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ अध्यादेश लाया जा सकता है और उसमें वहां पे चेंजेस का कोई वो मतलब नहीं होता। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? क्या निर्वाचन आयोग के कार्य आपको देखने, यहाँ पे कोई भी आपका सही नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराता है। नई नगर पालिकाओं का नहीं कराता है, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। उपयुक्त निर्वाचनों में से उपयुक्त सभी संदेह और विवादों का निर्णय करता है, नहीं करता है। ठीक है। तो सारे इसमें रॉन्ग थे। यहाँ पे देखना है रॉन्ग कौन सा है आपका। मोस्टली पता है आरओ में भी ऐसे ही पूछे गए थे जो नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये वाला ध्यान देना। जीवी राव के समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन के लिए थी। दंतेवाला समिति आपका ग्रामीण ऋण के लिए थी। अशोक मेहता समिति आपका पंचायती राज से समिति थी। और संतानम समिति किससे थी? सेकंड एआरसी से थी। ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, पंचायती राज यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट आती है एआरसी वाली 126, इनको सीक्वेंस में लगाना था। जैव अनुक्रम क्या है? प्रवास होगा, प्रवास के बाद में अस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा। स्थिरीकरण। अगला है आपका कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है क्योंकि बाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है आपकी। ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पे जो सुमेलित है जैसे पाइक्लोक्लाइन क्या है? सागरीय जल का घनत्व। सीधा घटना चक्र वाले क्वेश्चन है ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। जो घटना चक्र जिनको रटा हुआ था, एलुसेंट इनको रटी हुई थी, वो वाले क्वेश्चन है। अभी तक तो हमें वैसा ही लगा अनुमान, और पूरा आप देख लो एक बार। पौधारोपणशाला, ये पौधारोपणशाला कौन? CO सावर। ठीक है। उसके बाद में बी का क्या है? क्रायोफाइट स्टेपी किधर मिलता है? आर्कटिक टुंड्रा। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र किधर मिलते हैं? एल्डोफर एंगलर। पुस्ता घास आपकी किधर मिलती है? ये हंगरी, यूरोप में। अगला है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है आपको उस पर ध्यान देना है। अल्वापुरम किधर है आपका? अल्बुपुरम आपका पड़ता है इधर केरल। बेलगावी आपका पड़ता है कर्नाटक। लोकेशन पूछी गई है। हीराकुंड पड़ता है आपका उड़ीसा। ये आपका रॉन्ग है। उसके बाद में 31 हम देखेंगे जो सही नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है कि राजाजी आपका ये सही है, बिल्कुल उत्तराखंड में पड़ता है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। सिमीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है। और ये यहाँ पे आपको पिन वैली आपका कश्मीर में नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? रॉन्ग मैच पूछ रहा था यहाँ पे रॉन्ग क्या है। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों, दिए गए कथनों का कथन और कारण जो आपको दिया हुआ है वो आपको मैच कराना है। तो क्या है कि भारतीय हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन
प्लेट से टकरा रही है। दोनों ही सही है और दोनों उनका रीजन भी उसने सही दिया हुआ है यहाँ पे। अगला है आपका उत्तर क्या है, उत्तर किधर पड़ता है, कोयला भंडार आपका पड़ता है, ये आपका उत्तर पड़ता है आपका झारखंड में। इब्न नदी किधर पड़ती है आपकी, उड़ीसा में इब्न नदी। तातापानी किधर पड़ता है आपका, छत्तीसगढ़ में। और उमरिया पड़ता है आपका एमपी में। ठीक है, लोकेशन आपसे पूछी गई थी कोयला भंडार की। अगला है आपका, यहाँ पे सूचियों को मैच कराना है। एक साथ नहरें दी हुई हैं, दूसरी तरफ नदियां दी हुई हैं। ऊपरी बहारी दोआब नहर किधर पड़ती है आपकी, रावी पे। सरहिंद नहर किधर पड़ती है आपकी, सतलुज पे। गुड़गांव नहर पड़ती है आपकी यमुना पे। और इंदिरा गांधी नहर पड़ती है आपकी सतलज, रावी और ब्यास पे। अगला है कि ये सुमेलित नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। बहुत बहुत बड़े उतावले टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक अरे 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 ये पूछ रहे इतना आसान नहीं पढ़ेंगे नहीं और मार देंगे एकदम टिक, नहीं को पढ़ाई नहीं। तो इसीलिए ध्यान देना है। वैसे अभी आयोग ठीक करने लगा है कि नहीं जहाँ भी है ना वो थोड़ा हाईलाइट करके देता है कि देख लो आंखें खोल के। हम राइट पढ़ेंगे यहाँ पे। ये जो रॉन्ग दिया हुआ है आंकड़ा वो नहीं पढ़ना है, हमें राइट पढ़ना है। एक वर्ष में चावल की फसलें, ये तो देखो चावल के उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, ये बदलते हैं आंकड़े, ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसको पढ़ना ठीक नहीं है। पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जैसे वो कृषि वाले जो फैक्ट रहेंगे ना, कृषि वाले जो फैक्ट रहेंगे तो वो थोड़ा अपडेटेड वाले रहते हैं, तो ये तो बदल जाएंगे आंकड़े, इनको इतना देखना जरूरी नहीं है। अब जैसे है यहाँ पे कि कपास के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेमी की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे राइट है। अगला देखेंगे हम यहाँ पे कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, क्योंकि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन व्याख्या आपकी रॉन्ग दी हुई है। अगला यहाँ पे देखेंगे कि कांचीपुरम आपका कहाँ पड़ता है। कांचीपुरम जो थी यो योजना शहर का जो नाम था वो क्या था, प्राचीन काल का था। जैसलमेर कब का है आपका, मध्यकाल का। कोडाई कनाल कब का है आपका, कोडाई कनाल है आपका औपनिवेशिक काल का। और भिलाई है आपका स्वतंत्रता काल का। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि आम्र वर्षा कब कहाँ होती है आपकी, आम्र वर्षा होती है आपकी तटीय कर्नाटक में। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है, फूलों वाली बौछार आपकी होती है किधर, केरल में। काल वैशाखी किधर पड़ता है आपका, पश्चिमी बंगाल में। और लू आपकी रहती है पंजाब से बिहार के बीच में। अगला आपके यहाँ पे कैपिटल मैच कराने के लिए आता ही आता है कैपिटल से एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, नापी जो ये आपकी है म्यांमार की, और उसके बाद में डबलिन पड़ती है आयरलैंड की, ओटावा आपकी कनाडा की, और ये इथोपिया वाली ये इसकी रॉन्ग है कैपिटल। अगला आपका देखेंगे हम ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि की गहनता 140% है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। अगला है यहाँ पे इन चीजों को मैच कराना है कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे ज्यादा है दबूशा 5360, रोहतांग 4850, बारालाचा 3978 और बनिहाल आपकी 2832। सीधा आपको मैच कराया हुआ दिया गया है यहाँ पे। अगला है आपका कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, क्योंकि जूट खरीफ की फसल है और जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काट लिया जाता है। स्टेटमेंट दोनों आपकी सही हैं लेकिन व्याख्या आपकी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दो सूचियां, इनको मैच कराना है। देवगण भट्ट कहाँ है, देवगण भट्ट आपका स्मृति चंद्र का। हेमाद्री है आपका चतुर्वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य आपका पाराशर माधव। भल्लाल सेन आपका दान सागर, जो निबंध जो लिखा था, निबंधकार, और इनकी ये निबंध जो लिखे थे इन्होंने। उसके बाद में भारत पर तुर्की का असफल आक्रमण, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों की व्याख्या भी आपकी व्याख्या भी आपकी राइट है। अगला है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये करंट से है।
भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। ठीक है, ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं, जब भारत ने किया है तो भारत तो अभी विकासशील में आता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें सही है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है? गहरी, तीव्र, निरंतर कटौती की आवश्यकता पर। ठीक है, अगला है आपका अनाज उपज। क्या है अनाज उपज? काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। ठीक है, ये इसका पहला, इसका आंसर यहाँ पे सही था। अगला है आपका कि जुलाई सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 के बीच में भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति क्या रही है? ये थोड़ा आपको वो जो पढ़ेंगे ना सर्वे वगैरह, वहां से आपको पता चल जाएगा। घटी है, बढ़िया, ये सर्वे वाला प्रश्न है, करंट ओरिएंटेड है, छोड़ो इसको क्योंकि ये तो अपडेट हो गया होगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या रहता है? कि विश्व बैंक इसको कौन प्रकाशित करता है? इस सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? तो ऑक्सफोर्ड गरीबी एंड मानव विकास पहल और दूसरा आपका यूएनडीपी। ठीक है, दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। 51 है आपका, जिसमें आपका पहला सही है कि सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बिल्कुल सही है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, एक यहाँ पे आपका राइट था। अगला है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं? ये डेज से दिया गया है, तो ये डेज आपको पता होना चाहिए और इनको ऐसे तरीके से सीक्वेंस में लगाया गया। अगला है ये करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, व्यक्ति और उनका जो भी उनका खेल या जिस भी प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मैच कराना था। जैसे गोपी थोटाकुरा किससे मैच कराते हैं आपके? ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। ऐसे ही आपको दीपा कर्माकर क्या थी? एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट। उसके बाद में अरोहा बड़जात्या कौन थे? ये थे आपके भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कातिव्रत के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। देव पटेल ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिल मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की है। अगला है आपका कि 23-24 के दौरान सिंगापुर, ये करंट ओरिएंटेड है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इकोनॉमिक्स से भी है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आपके करंट से ही आते हैं। अगला है आपका कि R21 या मैट्रिक्स MTM क्या है? तो ये आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया की ये दवा थी। ठीक है, मलेरिया का ये टीका था। अगला है आपका करंट ओरिएंटेड है, बिल्कुल इसको करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि कैसा पूछा जाएगा? सर्वश्रेष्ठ। तो थोड़ा ध्यान देना, करंट में क्या रहता है? सर्वश्रेष्ठ ही पूछा जाएगा, मतलब सबसे पहला, सर्वश्रेष्ठ, पहली बार कोई लोकेशन, पहली बार कुछ रिकॉर्ड, इस तरीके से करंट में आपके प्रश्न बनते हैं। रुद्र M2 मिसाइल क्या है के संदर्भ में हम जानेंगे। दोनों ही यहाँ पे आपके रॉन्ग स्टेटमेंट थे। ये भी करंट का आपका क्वेश्चन है, तो इसे भी हम क्या ही पढ़े अब, लेकिन रॉन्ग थे। ठीक है, और ये क्या है आपका नव निर्वाचित राज्य के मुख्य। अब ये आपको आई दृष्टि में मैं दोबारा से भी कराऊंगी, उनको याद करना, इनको क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल इससे आपको एक अनुमान लग रहा है कि करंट के कैसे प्रश्न आते हैं, कि कौन से लीडर कहाँ पे इलेक्ट किया गया, वो सब आपसे पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो आपको बताना है, तो आप पे आपका सही नहीं है, बाकी सही देख लेते हैं कि मध्य ट्रैप की मोटाई कितनी होती है? 1200 मीटर, निम्न ट्रैप की आपकी 150 मीटर और ऊपरी ट्रैप की आपकी 450 मीटर होती है। अगला है यहाँ पर, ये आपका गलत है, एक ही सही है यहाँ पे कि जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे आपको मैच कराना था कि कौन से पर्वत किस देश से मिलते हैं। तो स्पेन और फ्रांस में आपका रहता है पेरिनीस, स्विट्जरलैंड में रहता है आपका अल्पास, बुल्गारिया में रहता है आपका बाल्कन और इटली में एपिनाइन। ठीक है, अगला है कि भूमि पर रहने वाले
पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? स्थलीय निवासी। वह जहाँ गर्दन सिर से मिलती है क्या है? पिवटल जोड़। ठीक है। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीवी कौन है? रोगाणु। दूध इनमें से किसका कारण होता है? इमल्सन। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। CPR क्या है? कार्डियो प्लमोनरी पुनर्जीवन। ठीक है। एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है, प्लमोनरी सिरा। मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है अग्न्याशय से। उसके बाद में हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या आता है? SARS-CoV-2। यहाँ पे एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है और अन्य आधी गति v2 यहाँ पे v1 से और यहाँ पे v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा की औसत गति बतानी थी, तो औसत गति क्या थी? यहाँ पे औसत का यही फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v प्लस v1। यही फॉर्मूला होता है औसत का भी। यहाँ पे क्या है? रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है आपको तो ये यहाँ पे सही नहीं, जो सही है वो 3 फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि विद्युत जल शक्ति क्षमता कितनी है इसकी? 198 मेगावाट। स्थिति कहाँ है? गढ़वाल उत्तराखंड। संचित क्षेत्र कितना रहेगा? 6 लाख हेक्टेयर। अगला हम यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा क्या है कि विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र क्या है? अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष विविधीकृत फसल उत्पादन होता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट राइट थे यहाँ पे। अगला है यहाँ पे स्थान और नदियों का संगम मैच करना है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग आपका है अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग है आपका अलकनंदा पिंडर और टिहरी है आपका भागीरथी विलंगाना। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट चाहिए। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे राइट थे। आगे हम चलेंगे, इनको सीक्वेंस में लगाना था। कैसे? पश्चिम से पूरब की साइड। तो सबसे ज्यादा जो पश्चिम में आपका पड़ता है वो करता है आपका पॉन्टिक, उसके बाद में जगरोश, फिर देन हिंदुकुश और फिर काराकोरम। यहाँ पे आपको रॉन्ग बताना था, तो रॉन्ग को हम छोड़ेंगे। अमूर नदी आपकी पड़ती है उत्तर पूर्व रसिया में। सीरिया दरिया पड़ती है आपके उत्तर पश्चिम। कहाँ की नदियां हैं ये? रसिया की। अंगार नदी पड़ती है आपके उत्तर में। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे 78, यहाँ पे मैच कराना है, जो मैच नहीं कर रहा है उसको छोड़ेंगे। ईरान का हफ्तकोल कहाँ की लोकेशन है? ईरान की। सऊदी अरब धाहरन, इराक जुबेर। ठीक है, तेल क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में दोनों सही है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन आगमन के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे सही है। अगला देखेंगे, देखो ये तो क्या है? करंट है, इसको मारो गोली, इसको हमें नहीं पढ़ना है। करंट है, बस इतना समझ लो कहाँ पे क्या हुआ था। ऑपरेशंस वगैरह, ऑपरेशंस की लोकेशन पूछी है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये करंट वाला है तो अब हम अपडेट पढ़ेंगे, तो इसको नहीं पढ़ना है। इसरो द्वारा विकसित प्रभा सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड था? इसको पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर है, अब कोई बहुत वो नहीं है कि हाँ करंट में पूछा जाएगा, बाद में भी पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का रिलेटेड। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। यह अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये इसमें दोनों सही है। अगला है आपका कि 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की थी। तो यहाँ पे आपका पहला सही है। ठीक है, आप जान लो, पर करंट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। अगला है कि कोहिमा शांति स्मारक एवं इको पार्क के संदर्भ में आपसे पूछा गया, करंट ओरिएंटेड है ये पूरा। तो ये क्या है? इसका उद्घाटन आपका हुआ था 8 मार्च 2024 को कोहिमा में। ठीक है, दूसरा वाला आपका रॉन्ग है।
अगला है आपका कि मैथ्स के संदर्भ में आपको जानना है। मैथ्स के संदर्भ में क्या है कि दोनों ही सही है यहाँ पे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। इस योजना के अध्ययन में विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय जो भी ग्रेजुएट रहेंगे जिनकी एज 18 से 30 की आयु के 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकशी की जाएगी इसके अंदर। अगला है आपका आइकॉन्स 2024। इसमें क्या है कि यह सम्मेलन कहाँ हुआ था तो नहीं पता। ये आपको हम देखते हैं कि भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक CNST की पुनः गठन किया है। किसके साथ था ये? तो ये थोड़ा मतलब करंट ओरिएंटेड है कम्प्लीटली, तो ये भी आपको पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा नज़र डालो कि किस तरीके के करंट में प्रश्न आते हैं। पीरू लाओ ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था उस टाइम, पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड का। तो इसमें दोनों सही हैं, जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित था ये अभियान, ठीक है। वहाँ के CM ने इसकी शुरुआत की थी। नेपाल से रिलेटेड है, कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड है। क्या है इसमें कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? एक मिनट, कब हुआ, कहाँ हुआ, थोड़ा लोकेशन वगैरह पूछते हैं। और ये 3 दिवसीय था कैसा, तो ये उससे रिलेटेड है। अगला है आपका फिर करंट ओरिएंटेड है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि इस तरीके के प्रश्न करंट में बाद में भी आपके लिए अच्छे रहते हैं, आपकी नॉलेज बूस्ट करते हैं। तो आप लिंक करके आप आंसर अपना बना सकते हैं। जैसे कि भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, और जबकि इसरो रोवर लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला रॉन्ग था, ये वाला आपका राइट था, करंट वाला है। यहाँ पे क्या आपके दोनों ही सही हैं। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में क्या है कि 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि ये दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। दोनों ही आपके सही थे, करंट ओरिएंटेड है। अगला है FLY 91 के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है, ये इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई थी, ठीक है। करंट थोड़ा अटपटा पूछा गया था, इतना सब लोग रट के गए थे। घटनासार, आई दृष्टि, सब रटंत विद्या फलंत नहीं वाली बात हो गई थी, कुछ फल आया ही नहीं था। ऐसा सब मतलब आया था तो इस तरीके का लेवल था ना, वो बन ही नहीं पा रहा था, समझ रहे हो। कुछ क्वेश्चन बहुत अलग ही थे जो बन ही नहीं पा रहे थे। ये है इसको सूचीबद्ध को सूची द्वितीय से आपको सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब आई थी आपकी? 4 नवंबर 2016 को। जल मिशन कब आया था आपका? अगस्त 2019 को। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन कब आया था आपका? अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी मई 2016। यहाँ पे है कि ये है मानव विकास सूचकांक, किन संकेतों का उपयोग किया जाता है इस इंडेक्स को जारी करने के लिए, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है आय स्तर, दूसरा है शिक्षा का स्तर, तीसरा है आपका संभावित जीवन अवधि। अगला है यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है इनका जो भी डेट वेट आपको एकदम रटा हो वो पूरा इसको सीक्वेंस में लगाना था। ये पूरा सीक्वेंस में लगा हुआ है। पहले स्वच्छ भारत मिशन, फिर PM कौशल विकास योजना, फिर PM गरीब कल्याण योजना, फिर PM महिला शक्ति केंद्र योजना। अगला है आपका कि माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। तो क्या बताया था उसने? ज्यामिति में बताया था कि 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन खाना क्या है, खाना तो 1, 2, 3, 4 करके इस क्रम में ही बढ़ता है। तो क्या है कि आधी जनसंख्या अगर बढ़ती रही इस हिसाब से तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ पे ये आर्थिक सर्वेक्षण है दिया हुआ है, ये अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अब वाला पढ़ना है अपडेटेड। देखो इससे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। आर्थिक सर्वेक्षण जो भी आपका आता है उससे क्या थोड़ा पूछ लेता है एनालिसिस करते हुए कि क्या चीज़ में कमी हुई है, क्या बढ़ा है, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, ये आपकी योजनाएं दी हुई हैं और किसका क्या था योगदान वो सब आपको बताना था इसमें। जैसे कि PM श्रम
योगी मानधन योजना में क्या था, 55 से 200 रुपये प्रतिमाह इसमें दिया जाता है। जीवन ज्योति योजना में क्या है, 436 रुपये। सुरक्षा योजना में क्या है, एक मिनट, हाँ सही है, पीएम सुरक्षा योजना में क्या है, 20 रुपये प्रतिमाह। और अटल पेंशन में अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अगला है आपका कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक थे, तो पहला ये, दूसरा ये क्या, कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करना, दूसरा स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को क्या करना, उसको इंक्रीज करना, ठीक है, अपनाना, एडॉप्ट करना। उसके बाद में है यहाँ पे रॉन्ग आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं है, तो ये नहीं है संपत्ति रखना और खरीदना बेचना, बाकी सब है शांतिपूर्वक और बिना शर्त एक होने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यापार और व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। बिल्कुल सही है। अगला है आपका यहाँ पे जो राइट है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कारण राइट है, कथन आपका गलत है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो रॉन्ग है वो हमें नहीं देखना है कि यहाँ पे ये रॉन्ग आपका ये दिया हुआ है, लेकिन हम राइट पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समानता नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए सुनिश्चित कराई गई है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए। किसी नए राज्य की स्थापना संसद की शक्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये अनुच्छेद को इनसे मैच कराना था और सारे मैच नहीं है इसमें। जैसे कि पहला आपका मैच है अनुच्छेद 266 में दिया हुआ है भारत की संचित निधि। वित्त आयोग आपका 280 में दिया हुआ है। वित्तीय काल आपका 200, वित्तीय आपातकाल जो रहता है आपका 260 में दिया हुआ है। कैग आपका 148 में दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। नंबर 3 है आपका कारखाने और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। वही तो होता है शोषण के विरुद्ध में जो बच्चे रहते हैं कि जो 14 साल के बच्चों को, देखो ये इसका जो आर्टिकल पूछ लिया जाता है तो ये ट्रिक होती है कि 14 साल के बच्चों को 24 वाले लोग काम करवाते हैं। तो 24 आर्टिकल में इसके बारे में दिया हुआ है, बस किसके बच्चों के बारे में। यहाँ पे है कि निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल आगत उपकरण हैं। देखो आज थोड़ा सा अगर मैं एकदम एनर्जी के साथ नहीं बोल रही तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बट अभी एग्जाम को समय कम बचा है इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, अभी मौसम बदला हुआ है ना तो सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है, तो वह रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को मैच कराना था, तो ये वाला फॉर्मूला आपका मैच करता था। F 9/5 0 डिग्री, ये 9/5 सेल्सियस प्लस 32। रॉन्ग यहाँ पे आपका ये दिया हुआ, मैं राइट पढ़ लेते हैं एक बार। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद में क्रोमोसोम्स संस्कृतियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। अगला है आपका CO2 SO2 NO2 में गैस वर्षा जल में घुल जाती है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। दोनों ही यहाँ पे आपके सही थे। ये आपका थोड़ा करंट ओरिएंटेड है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा मैं आपको फिर भी पढ़ के बताती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन करंट से बनता है। जैसे कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी, क्या था इनका उद्देश्य। मोस्टली जो भी बैठक होती हैं या जो भी योजनाएं रहती हैं उनमें आपका एक तो पूछ लेंगे किस डेट को हुई थी, दूसरा पूछ लेंगे टारगेट क्या था।
थोड़ा ये ध्यान रखना है करंट बर्थ टाइम। बाकी अब नेक्स्ट है आपका, ये भी करंट ओरिएंटेड है, ये वाला क्वेश्चन आपका FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही गलत क्या है वो बताना है। कि भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है, इसकी पेलोड क्षमता ये थी, ठीक है। उसके बाद में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में करंट ओरिएंटेड था ये भी। तो यह FATA के लिए भारत अपनी तरह की पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्यिक सचिव श्री सुनील वर्तवाल ने भाग लिया था। करंट ओरिएंटेड है ये भी आपका करंट ओरिएंटेड है कि कौन सा आपकी जो भी एक्सरसाइज थी कहाँ पे हुई थी, ये इस बार इतना डेप्थ में पूछा था। आता है अब सक्षम घाटी, ये कहाँ है थोड़ा सा जानते हैं, ये दोनों ही आपके सही हैं। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले POK के हिस्सा में पड़ती है और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। अगला है आपका, यहाँ पे ये कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना था तो सारे सीक्वेंस में लगे हुए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट सही हैं आर्थिक समृद्धि के संबंध में। कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। ये क्या आपका सही है और जो आपका रीजन है कारण है वो आपका रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है अगला आपका दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना। तो तीनों ही क्या थे, ये सीक्वेंस में थे। भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम था, बिल्कुल सही बात है। अगला था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताइए। तो यहाँ पे ये सही है कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। इसमें महिला और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हैं। ये कब लागू की गई थी, ये रॉन्ग था इसमें। अगला है आपका एक कि ये यहाँ पे दोनों ही आपके कथन एवं कारण दोनों सही है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध रहता है। अगला है 120 मैक्सिको, यहाँ पे रैंक पूछी गई है, अपडेटेड रैंक जो भी थी उस टाइम पे, तो बहुत जरूरी नहीं है, ये पूरा करंट ओरिएंटेड है। आगे ये भी पूरा करंट ओरिएंटेड है। ये स्टैटिक है। देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो व्याख्या है वो आपकी रॉन्ग है, स्टेटमेंट दोनों आपके सही है। अगला है आपका कि ICT आधारित ई-गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे आपका सही है कि ई-गवर्नेंस से सरकार की लागत क्या होती है, कम हो जाती है। ई-गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। अगला है यहाँ का कि संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत से कार्य शक्ति प्राप्त होती है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके सही थे। संविधान थे, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम, आदेश और परंपराओं से। उसके बाद में अगला है आपका राज्य पिछड़ा वर्ग आपका 340 में आता है, बाकी जो थे ऊपर के वो गलत थे। यहाँ पे ये भी सीक्वेंस में लगाने के लिए था, तो सीक्वेंस में एकदम लगा हुआ है। शंकरी प्रसाद आता है, फिर उसके बाद में सज्जन सिंह, देन गोलकनाथ, उसके बाद में केशवानंद भारती। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, इनको मैच कराना है कौन सा संशोधन कब हुआ था। 42वां संशोधन आपका 1976 में हुआ था, ये बिल्कुल आपको एकदम रटा हुआ होगा। 52वां संशोधन आपका 85 में हुआ था, दल बदल विरोधी वाला। 86वां संशोधन आपका 2002 में हुआ और उसके बाद में 96वां आपका 2011 में हुआ। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सहकारी संघवाद की जो व्याख्या थी वो किसने दी थी। सहकारी संघवाद आपने बताया था ग्रेविन ऑस्टिन ने। सौदेबाजी का संघवाद किसने बताया था, मॉरिस जॉनसन ने। उसके बाद में अर्ध संघवाद केसी बियर ने।
और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा था? आइवर जोनिंग्स ने। अगला है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही है, जिला न्याय पंचायत की बात नहीं की गई है, तीनों की बात की गई थी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की। आगे आपका कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयनित समिति की सिफारिशों प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में से कौन शामिल होंगे? तो पहला नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये लोग आपके शामिल होंगे। राज्यसभा का सभापति इसमें नहीं होगा। अगला है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। दोनों ही स्टेटमेंट आपके होंगे तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला है आपका, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था कि अब्दुल फजल की हत्या कब हुई थी, शेख मुबारक की मृत्यु कब हुई थी, फैजी की मृत्यु कब हुई थी, दनियाल की मृत्यु कब हुई थी। अगला है आपका, ये आपको लगाना था, ये सीक्वेंस में लगाने को बहुत आता है, तो देखो पूरा एकदम लगाया हुआ है, सेम वही 1942 वाली जो आसपास की जो घटना। उसके बाद में इनको मिलाने के लिए आया है, पुस्तक है और ये लेखक हैं कि हिंदू पॉलिटी, हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है? केपी जयसवाल ने। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये किसने लिखी है? L.A. बाशम। एन इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री, आपका D.D. कोशाम्बी। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विसेंट आर्थर स्मिथ। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे दोनों ही आपके सही हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण था, क्योंकि उनकी शिकायतें केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। अगला है, ये रॉन्ग है, वो हमको नहीं पढ़ना है, जो राइट है वो पढ़ लेते हैं। ये आपका रॉन्ग है यहाँ पे। विलियम जे और बोल्ट के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य थे। उसके बाद में वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के भी प्राचार्य थे। निम्न के घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि बेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था, नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी, बेलीज अली को वापस बुलाना और एंग्लो नेपाली, इनको आपको डेट के हिसाब से सीक्वेंस करना था। अगला है आपका कि पाइका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, कौन लीडर था इसका? जगबंधु। उसके बाद में बरेली विद्रोह आपका मुफ्ती, मालाबार विद्रोह आपका ये, और सिलहट विद्रोह आपका राधा राम। अगला है आपका, इनको देखो सीक्वेंस में लगाने को बहुत आते हैं, दोबारा से आ गया, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो इनको थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये कौन से पुरस्कार कब किसको दिए गए, तो ये पूरा करंट वाला है, तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये विटामिन वाला एक प्रश्न आता ही आता है, विटामिन मैच करवाने का, मैच करवा देती हूँ फिर आप लोग कहेंगे। देखो विटामिन ए अंधापन, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, और ये टिकेटस। यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, स्टैटिक था ये। उसके बाद में भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में कौन कौन आता है आपका? समानों में मिलावट और दूसरा उत्तराधिकार। आगे आपका तीसरा, पहला और तीसरा यहाँ पे आपका सही था। करंट ओरिएंटेड था, ये उस टाइम 2024 में ये डेथ की थी, फातिमा बीबी जो जज रही थी, तो इनका था, ये न्यायाधीश रही थी, तो इनसे रिलेटेड ये बना दिया था प्रश्न। करंट ओरिएंटेड था, पर्सनालिटी से रिलेटेड। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों ही यहाँ पे सही है। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के बारे में केंद्र का अभिकरण। अगला है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? 73 और 74वां। अगला है आपका, इनको मैच कराना था। देख लो मैच कराने का बहुत आता है, मैच कराना और सीक्वेंस में लगाना, ये ध्यान देना पूरा, ये आता है। देखो ये किताब है और ये लेखक है, हर किसी के बस की बात नहीं है भैया इनको याद करना। ये वाला पहला यहाँ पे क्या है कि, और ये अगर यहाँ पे कोई ऐसे बोले ना कि हम एकदम तुक्का मार के पूरा सही करके आए, जिसको रटी होंगी वही सही कर पाएगा, ऐसे हवा भाई कोई सही नहीं कर पाएगा।
इसको क्या है यहाँ पे देखो, पहला सही है कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये अगला क्या है यहाँ पे, ये गलत है, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट था। अगला है यहाँ पे, फिर इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ गया कि कौन कब आया था, अलबरूनी, फ्यायान, ये सब इनको सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट है आपका कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। वह उत्तर पश्चिमी सीमांत को मंगोलों आक्रमण से बचाना चाहता था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, लेकिन क्या है, व्याख्या क्या है आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये आपका खत्म हुआ 2024 का प्रीलिम्स, हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। पेपर का पैटर्न समझ लिया, किस तरीके का पेपर आता है। आप लोग बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए अपने हिसाब से। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि मान लो 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, तो 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, जैसे ये दिखा रही हूँ, ये करंट वाले, ये विश्व डेज वाले, ये विद्रोह वाले, मतलब 100 क्वेश्चन आसानी से ऐसे थे जिन्हें आप आसानी से बना सकते थे। बचा 50 क्वेश्चन जिसमें आप स्ट्रगल करके 25 भी आप थोड़ा एलिमिनेशन करके पहुंच जाते। तो ओवरऑल यही था कि थोड़ा सा सॉलिड कर लो, घटना चक्र करना ही करना। उसके साथ में जो भी आपने रेफरेंस किताब पढ़ी हो वो कर लेना, पर एक सोर्स को बहुत अच्छे से रिवीजन करना। लाइक आप जैसे घटना चक्र पढ़ रहे हो तो घटना चक्र को इस तरीके से पढ़ना कि उसकी जो थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है ना वो आप पढ़ेंगे ना तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ा अच्छी बिल्डअप हो जाएगी उससे। तो उसको पढ़ना जरूर। साथ ही में एक टेस्ट सीरीज फॉलो करो, और मेरी आपको राय रहेगी कि टेस्ट सीरीज के लिए आप ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज फॉलो करो, क्योंकि पीसीएस में सबसे बेस्ट उसी की है। उसके साथ ही में करंट आपका आई दृष्टि रहेगा। और बचा अब क्या, बचा आपका सी सेट। तो सी सेट आप पीवाईक्यू कम्प्लीटली कर लो, और आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं पीवाईक्यू आपको कंप्लीट करा दूंगी। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं। नहीं तो मेरा टारगेट है कि मैं यही खत्म करा दूंगी, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है और उतना एफर्ट लगाने के बाद भी कुछ खास रिस्पॉन्स ना हो तो फिर मन भी नहीं करता है करने का। तो ये मैंने इतना किया यहाँ पे, और थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर ही लिए पेपर को कि क्या पेपर का लेवल है, योजनाएं वगैरह थी। मतलब एक जनरल इतना था कि हाँ आप आसानी से बना सकते थे, कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं गई। अब पेपर अब लोग कहेंगे कि पेपर बहुत टफ था, ठीक है, पेपर टफ था इतना, तो कट ऑफ भी तो फिर नीचे चली गई ना। अभी देखना कट ऑफ आएगी, 73 वाले भी पास हुए थे, कुछ भैया 70 वाले भी पास हो गए थे, समझ रहे हो। तो कुछ 78 वाले बाहर हो गए थे। तो अभी कुछ पता नहीं है कि क्या खेला हुआ था, लेकिन ये था कुल मिला के ये कट ऑफ भी तो लो गई थी। अगर पेपर इस लेवल का था कि थोड़ा कुछ कठिन थी चीजें जो समझ से बाहर थी, अब कोई कहे कि भैया रेफरेंस किताब उठा लो, तो वो रेफरेंस में भी नहीं मिल रहे ना, लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिल रहा ना, वो एज स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिल रहा ना। इस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है कि आप अटकने हो उसमें। तो उसका क्या है कि उसका यही है कि जितना आपने पढ़ा है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑब्जर्वेशन है, जितना आप उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका कर सकते हैं, तो ये आप उसको सही कर पाएंगे। उसका कोई एक सॉलिड तरीका नहीं है कि ये वाली किताब एकदम रट लो तो वहां से वो प्रश्न बन जाएंगे। अब जैसे ये है, ये क्या है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका। कुछ चीजों को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि घटना चक्र और लुसेंट को एक बार बहुत सॉलिड तरीके से कर लो कि 100 क्वेश्चन तो आपके हाथों में हो ही जाए ना। ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, लक्ष्मीकांत, वो सॉरी उससे थोड़ी आएंगे, कुछ माना कुछ टफ है, ये क्या है, सीधा सीधा प्रश्न पूछे गए हैं कुछ कुछ। मानो कुछ लेवल टफ भी था, ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अनसुईया वाला, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और टफ थोड़ी था ये लेवल। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मैं ना डरा रही और ना ही आपको ऐसा करे कि आप बड़ी बड़ी किताबें उठा के पढ़ लो। 2 महीने हैं, आप रिवीजन कर लो अच्छे से, घटना चक्र की कुछ चीजों को अच्छे अच्छे से फैक्ट बना के अच्छे से रट लो। मतलब 100 क्वेश्चन आपके हाथ में रहे, 50 के लिए फाइट करना, थोड़ा और स्मार्ट तरीके से खेलोगे तो वो भी आप डील कर लोगे। तो ओवरऑल अपना ऑब्जर्वेशन आप लोग देख चुके हैं। देखिए क्या है, सीधा कट ऑफ भी तो देखो, कट ऑफ कितना लो गई है, कट ऑफ लो गई है। क्वेश्चन भी वैसे हैं, कुछ टफ है, कुछ डराने वाले भी हैं, तो फिर डरना थोड़ी है। अगर डराने वाले हैं तो कोई नहीं, तुम डराते रहो, कट ऑफ तो तुम नीचे जाने वाली है ना। अगर पेपर को देख के डर गई कि हाँ भैया टफ पेपर था, हम भी मान रहे टफ था, तो कट ऑफ नीचे चली गई। लेकिन उसके बाद हमको ये सोचना है कि पेपर इतना था कि हम बना पा रहे थे। देखो ये सब क्या क्वेश्चन है, बन रहे हैं ना, क्या क्वेश्चन है, बन रहे हैं ना ये सब क्वेश्चन, देखो बन रहे हैं ना ये क्वेश्चन।
ये सब बन रहे हैं ना ये क्वेश्चन, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैटिक से सीधा नहीं है? देखो बन रहे हैं ना, डायरेक्ट बन रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपको आते नहीं होंगे? बिल्कुल आते होंगे। देखो, माना ये, चलो ठीक है आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, थोड़ा सा इस जो यहाँ पे ये लिखा गया है इसके बारे में ना पता होगा, चलो छोड़ो कोई नहीं, आगे देखो। तो मैं ओवरऑल कहना चाहूंगी, क्या ये बन नहीं रहा है आपसे? तो यही है कि 100 प्रश्न तो आप आसानी से बना ले रहे हैं ना, उसके बाद में आप अपना अपने हिसाब से देख खेलना कि कितना आपको नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से कितना सही जाता है, आपका तुक्का मारते हैं। उसके लिए देखो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके लिए क्या है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। उससे क्या है, ज्वाइन मत करो तो आप मार्केट से खरीद के भी एक फॉलो करो। उसे क्या आपको पता चल जाता है कि मैं किस तरीके के प्रश्न एलिमिनेट करके सही करता हूँ, तो इस तरीके के मेरे प्रश्न सही होते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू।